In today's class, we will discuss a very important topic, that is how to separate two or more than two miscible liquids from each other. Now, what are miscible liquids? ये बात हमने कल की क्लास में बात की थी कि हम जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे, एक वर्ड हमने यूज़ किया था डिस्टिलेशन में, आपको याद दिला दूँ कि डिस्टिलेशन इज वेपराइजेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन. वेपराइजेशन मतलब लिक्विड, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट द बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट के पर आप किसी लिक्विड को जब आप हीट दोगे, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा दोगे, तो उसके बाद वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. ये चीज़ हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर में सीखी थी. और ये भी हमने सीखा था कि कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जब कोई वेपर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, आप उसको ठंडा कर दो, गैस को ठंडा कर दोगे तो लिक्विड, यानी सिंपल वर्ड्स में हम बोले कि लिक्विड को गर्म कर दोगे तो गैस, और फिर उसी गैस को आप ठंडा कर दोगे तो वो फिर से लिक्विड बन जाएगा. ये मेथड यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन विच इज़ यूज्ड टू सेपरेट टू लिक्विड्स, टू मिसिबल लिक्विड्स. जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको तो सेपरेट करना आसान था. हमने सिंपल एक सेपरेशन फनल यूज़ किया था जिसमें दो लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज़ एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा हो गए थे, लेयर्स बना करके, और फिर हमने एक एक करके बारी बारी दोनों को निकाल दिया था. लास्ट क्लास में हमने ये बात सीखी थी. लेकिन अब क्या करें, जब दो लिक्विड्स हैं और दोनों पता ही नहीं चल रहे कहाँ पर हैं, कोई लेयर नहीं बना रहा. जैसे कि हमने कहा था कि अल्कोहल और वाटर, या एसीटोन और वाटर. एसीटोन जिसको हम नेल पॉलिश रिमूवर कह रहे थे, उसका वाटर के साथ में एक मिसिबल सॉल्यूशन बनता है. तो ये दोनों मिसिबल लिक्विड्स का पेयर हैं. इसी तरह से इथेनॉल या अल्कोहल का एक दूसरे अल्कोहल जिसको हम मिथेनॉल बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, उन दोनों का मिक्सचर भी मिसिबल लिक्विड्स हैं. तो मिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए ही हम डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे. और यहाँ पे दो तरह का डिस्टिलेशन हो सकता है. एक तो होता है सिंपल डिस्टिलेशन. हमने क्या कहा था कि जब दो मिसिबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं उनके बीच में गैप 25K से ज़्यादा हो, या 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का गैप हो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में, मिसिबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में, तो हम यूज़ करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन. वी विल यूज़ सिंपल डिस्टिलेशन. हम देखेंगे कि क्या होता है सिंपल डिस्टिलेशन. और जब देयर इज़ अ लेसर गैप, जैसे कि हमने कहा था इथेनॉल और वाटर के बीच में, या मिथेनॉल और इथेनॉल के बीच में देयर इज़ अ गैप स्मॉलर देन 25K या 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो डिस्टिलेशन की प्रोसेस एक्चुअली कैसे यूज़ की जाती है वो समझने के लिए पहले हम सिंपल डिस्टिलेशन समझते हैं कि what is simple distillation and how two miscible liquids having a gap between their boiling points more than 25 Kelvin या 25 degree Celsius are separated from each other. Simple distillation. अब इसमें हम पहले ये देख लें, बहुत ध्यान से इसे आप देखना. इसका डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, तो डायग्राम हम बाद में समझ लेंगे. ये वीडियो पहले देख लो और मेथड को ठीक से समझ लो. कंसेप्ट क्लैरिटी तभी होगी जब आप वीडियो देखोगे, क्योंकि बुक को देख के कई बार हम कुछ और समझने लग जाते हैं. कंसेप्ट थोड़ा सा ठीक से हम अगर इमेजिन ना कर पाएँ तो गलत याद हो जाता है, गलत समझ में आ जाता है. तो थोड़ा सा देख लें सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होगा. डिस्टिलेशन का मतलब तो आप समझ ही गए हो. यहाँ पे हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंड्स यूज़ करने पड़ेंगे. हम एसीटोन और डिस्टिल्ड वाटर का मिक्सचर लेकर के स्टैंड्स विद क्लैम्प, हीटिंग मेंटल और पोर्सिलिन चिप्स. पोर्सिलिन चिप्स का मैं बताऊँगा आपको यूज़ क्या होता है. इनको हम यूज़ करते हैं. ये हमारा एक राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसको हम आरबी फ्लास्क भी बोलते हैं या डिस्टिलेशन फ्लास्क भी बोलते हैं. इसको एक स्टैंड पर इस तरह से फिक्स कर देते हैं. अब उसको एक हीटिंग मेंटल में रखना है जिससे हम उसे गर्म कर सकें. इसमें पोर्सिलिन चिप्स इसलिए डाली जाती है कि पोर्सिलिन चिप्स की जगह आप एक दिन हम बात कर रहे थे जब हम कोलॉइड्स पढ़ रहे थे, आपको अगर याद हो,
तो कोलॉइड्स में हमने एक पमिस स्टोन की बात की थी, वो पमिस स्टोन भी डाला जा सकता है पोर्सिलिन की जगह। ये इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि ये जब वाटर को या किसी भी लिक्विड को आप हीट करते हो इस तरह से किसी कंटेनर में, तो उसमें वो एक्सपेंशन की वजह से बम्पिंग होती है, हीट एक्सपेंशन की वजह से बम्पिंग होती है। तो कई बार ऐसा लगता है कोई पटाखा चल गया उसके अंदर, उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी, ऐसा लगता है झटका लगाओ, तो हमको थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है किसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, इसलिए हम उसमें पोर्सिलिन चिप्स डालते हैं। आप इस पोर्सिलिन चिप्स का जिक्र ना करें तो भी चलेगा, आपकी बुक में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब हमने एक इसमें डिस्टिलेशन हेड लगा दिया है, यहाँ से मतलब हम इसमें क्योंकि हमें डिस्टिलेशन करना है तो पहले हमको हीट करना होगा, वेपर बनेगी, वेपर को हमें कंडेंस करना होगा, उसके लिए कंडेंसर लगाना पड़ेगा। तो कंडेंसर लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक डिस्टिलेशन हेड होना चाहिए। ऊपर हमारे पास एक थर्मामीटर लगाने के लिए थर्मामीटर अडेप्टर भी चाहिए, इसमें एक थर्मामीटर ऐड कर दिया जाएगा। क्यों लगेगा आप सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, हम कंट्रोल्ड हीट देना चाह रहे हैं इसको, है ना, मतलब कि हम एक मिक्सचर है हमारे पास एसीटोन का और वाटर का, हम कहते हैं एसीटोन जो है वो 56 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो 56-57 डिग्री से ज़्यादा कभी भी टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए इस कंटेनर का, राउंड बॉटम फ्लास्क का। तो उस टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, उसको 56 डिग्री या 57 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम पर रोक देने के लिए हमारे पास थर्मोमीटर तो होना चाहिए, तभी तो हमको टेम्परेचर बढ़ रहा है या रुका हुआ है ये दिखेगा। तो अच्छा, ये हमारा कंडेंसर है, इसको ध्यान से समझो। कंडेंसर को हमने एक तरफ तो इससे जोड़ दिया, हमारे एग्जिस्टिंग जो हमारे पास में सेटअप था। फिर हमारे पास एक दूसरा, हमको इसमें से जो भी निकल के कंडेंस होके आएगा उसको भी हम उस लिक्विड को लिक्विड फॉर्म में लगाएंगे। एक और राउंड बॉटम फ्लास्क चाहिए तो उसको इसके नीचे लगा देते हैं। और फिर नीचे आइस बॉक्स रख देते हैं, क्योंकि वो कंडेंस होके आया है, वापस वेपर में कन्वर्ट ना हो किसी भी तरीके से, ठंडा रखते हैं। यहाँ पे ठंडा पानी डालना है। कंडेंसर कैसे काम करता है कि एक पाइप तो डाल दिया इधर से, हाँ, एक पाइप तो यहाँ लगा दिया, ये इनलेट है। हाँ, इनलेट का क्या मतलब है कि अब यहाँ से वाटर अंदर लेंगे अपन। कैसा वाटर? कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर लेना है इधर से, तो इसलिए एक आउटलेट से उसको जोड़ा हुआ है। वाटर इसके अंदर भर जाएगा, फिर यहाँ से बाहर जाएगा, तो यहाँ से बाहर जाने के लिए यहाँ पे भी एक रबर पाइप चाहिए हमको। तो हम इस एक दूसरे रबर पाइप को यहाँ से ला करके इसमें फिक्स कर देंगे, ऐसे, है ना। तो दिस इज़ द सेटअप, आप इसको देखो। ये आपको पूरा सेटअप समझ में आएगा कि हमारे पास था राउंड बॉटम फ्लास्क सबसे पहले, उसके बाद हमने उस पे विद द हेल्प ऑफ अ डिस्टिलेशन कनेक्टर हमने ऊपर एक थर्मामीटर होल्डर भी लगा दिया और इस तरफ एक कंडेंसर लगा दिया। कंडेंसर जो है वो 2 रबर पाइप से जुड़ा हुआ है। एक रबर पाइप तो ठंडा पानी लेकर के आएगा इधर और पानी इसमें भरेगा, दूसरा उस पानी को लेके चला जाएगा। तो पानी जो है इस बीच में थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। हो क्या रहा है ये बात आप समझो, कि जब आप इसे हीट करोगे वाटर और एसीटोन को, तो एट 56 डिग्री सेल्सियस, हाँ, 56 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट फॉर एसीटोन। तो एसीटोन को आप बॉईल कर रहे हो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस आने से पहले बॉईल नहीं हो सकता। तो एसीटोन के वेपर्स ऊपर जाएंगे, इधर जाएंगे, यहाँ पर कंडेंस हो जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली अंदर एक ट्यूब है जिसमें से होकर के एसीटोन जाएगा और कंडेंस भी होगा, और उसके चारों तरफ वाटर भरा रहता है, ठंडा पानी जो आप यहाँ से भेज रहे थे, ठीक है, वो उसका कंडेंसेशन करने के लिए है, इसलिए हम इस ट्यूब को कंडेंसर बोलते हैं। और वो कंडेंसेशन करता है विद द हेल्प ऑफ द कोल्ड वाटर सप्लाइड बाय अस, विद द हेल्प ऑफ दिस रबर ट्यूब।
समझ में आ रही है बात आपको? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कंसेप्ट समझ लें कि हो क्या रहा है। वाई वी आर कॉलिंग इट वेपराइजेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन, क्योंकि वेपराइजेशन पहले हुआ, उसके बाद जो वेपर बनी उस वेपर को कंडेंस करके फिर से लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। जो दो लिक्विड में से एक लिक्विड जो कि लेस वॉलेटाइल है, यानी एसीटोन और वाटर में, वाटर जो है वो लेस वॉलेटाइल है, जो कम थोड़ी देर के बाद या हायर बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर में कन्वर्ट होता है, वो तो यहीं रह जाएगा। और एसीटोन जो कि मोर वॉलेटाइल है, वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होके यहाँ जाएगा। यहाँ जाने के बाद में ये लिक्विफाई हो जाएगा। तो लिक्विड ड्रॉप बाय ड्रॉप हम यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। ये इसका कंसेप्ट है सिंपल डिस्टिलेशन का। अब आप देख लो इस वीडियो को कि क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, कि इधर से आप जैसे ही कोल्ड वाटर आउटलेट खोलोगे, इसमें पानी भरेगा और इधर से गर्म पानी दूसरी तरफ निकल जाएगा। इसको हम किसी सिंक में डाल देंगे या दोबारा रीयूज़ करने के लिए भर लेंगे। 56 डिग्री सेल्सियस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। 56 डिग्री तक टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, इसको गर्म करते हैं, वेपर बनते हैं। ये वेपर बन रहा है, ये यहाँ जा रहा है और यहाँ जाकर कंडेंस हो जा रहा है। कंडेंसेशन के बाद में वो हम इकट्ठा कर दे रहे हैं। वाटर यहीं रह जा रहा है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर हमने क्या किया सिंपल डिस्टिलेशन में, दैट वी सेपरेटेड two miscible liquids having a gap of greater than 25 Kelvin between their boiling points. Water जो यहाँ पर रह गया had a boiling point of 100 degree Celsius, while the acetone had a boiling point of 56 degrees Celsius. So this way, very efficiently we separate acetone with water. The mixture of two miscible liquids are separated with the help of simple distillation, in which the gap between their boiling points must be greater than 25 Kelvin. लेकिन ऐसा भी होता है कि गैप बिटवीन द टू मिसिबल लिक्विड इज नॉट ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ एक्चुअली लेसर देन 25 K और 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि वाटर और इथेनॉल, जैसे कि इथेनॉल और मीथेनॉल। मीथेनॉल इज़ मिथाइल अल्कोहल, इथेनॉल इज़ इथाइल अल्कोहल, दोनों अल्कोहल हैं और दोनों के बीच में बहुत छोटा सा गैप है बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में। मीथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 65 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल का है 78 डिग्री सेल्सियस। So practically there is a gap of only 13 degree Celsius between them. We cannot use simple distillation for one simple reason. मैं आपको दिखाता हूँ, इसी डायग्राम में आप समझ जाओगे कि जब समझो यहाँ पे मीथेनॉल और इथेनॉल होते, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में मीथेनॉल और इथेनॉल अगर होते तो क्या होता। अगर यहाँ पे मीथेनॉल और इथेनॉल होते और आप इसको हीट कर रहे होते और आपने डिसाइड किया कि चलो 65 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देंगे, थर्मोमीटर में देख लिया कि मीथेनॉल को वेपर बना करके निकाल लेंगे, इथेनॉल यहीं रहेगा, तो कोई गारंटी नहीं है कि इथेनॉल यहीं रहेगा। वाई? बिकॉज 65 डिग्री सेल्सियस is very close to 78 डिग्री सेल्सियस विच इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। मीथेनॉल तो वेपर में बदल जाएगा, लेकिन देयर आर चांसेस दैट at this close to the boiling point some ethanol may also get evaporated or vaporized। हाँ, हम कहते हैं कि जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल भी, तो इथेनॉल भी इसके पीछे यहाँ चला जाएगा वेपर की फॉर्म में, और जब वो इथेनॉल भी यहाँ चला जाएगा तो वो भी फिर लिक्विफाई हो जाएगा यहाँ जाके, क्योंकि यहाँ पे तो ठंडा ठंडा है। तो ये यहाँ से वापस मीथेनॉल और इथेनॉल दोनों जाके मिल जाएंगे, तो हमारी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। We don't want methanol and ethanol or water or ethanol, whatever the two liquids you are using, we don't want them to get mixed again। तो इसके लिए हम अलग तरह का सेटअप यूज़ करते हैं। यहाँ पे बाकी सेटअप तो सेम है, ये बाकी सब सेम है, लेकिन हमको यहाँ पे बीच में एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम चाहिए होता है। एक ऐसा कॉलम चाहिए होता है, एक ऐसा बैरियर चाहिए होता है जो कि
एकदम रेडिली लेस वॉलेटाइल लिक्विड को ऊपर ना जाने दें। राउंड बॉटम फ्लास्क यहाँ भी लिया, यहाँ पे भी हमने उसको एक स्टैंड पे लगा दिया। यहाँ भी एक हीटिंग मैंटल है जिस पे आप इसको हीट करोगे। यहाँ भी पोर्सिलेन चिप्स डालोगे जिससे कि वो बम्पिंग ना हो। लेकिन इसके ऊपर हमको अब क्या लगाना है, यहाँ पे ऊपर हमको लगाना है एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। दिस इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जो कि एक बड़ा स्पेशल स्ट्रक्चर वाला कॉलम है। ये एक पूरा ग्लास का एक कॉलम है जिसके अंदर बैरियर्स भरे हुए हैं। हाँ, बैरियर लगा रखे हैं हमने, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा। इन बैरियर्स की वजह से क्या हो रहा है कि जो भी वेपर इसमें से होके जाता है वो उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इधर से इधर से इधर से निकलते निकलते। तो इन केस जो मोर वॉलेटाइल लिक्विड है, जैसे वाटर इथेनॉल के साथ है या इथेनॉल मिथेनॉल के साथ है, जो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला है उसे मैं मोर वॉलेटाइल बोल रहा हूँ, उसे मैं लेस वॉलेटाइल बोल रहा हूँ। जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला है उसे हम लेस वॉलेटाइल बोलते हैं। लेस वॉलेटाइल वो जो मोर वॉलेटाइल वो जो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, थोड़ा सा हीट लेकर के वेपर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे हमारा परफ्यूम होता है, हम कहते हैं कि वो एक वॉलेटाइल लिक्विड है। हमारा जो डिओडोरेंट होता है, हम कहते हैं वो इतना वॉलेटाइल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम है कि जब हम हमारी स्किन पर गिराते हैं तो हमारी स्किन की हीट लेकर के वेपर बन के उड़ जाता है। हम कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट ही कम है। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वाटर इथेनॉल और मिथेनॉल का मिक्सचर है जिसमें मिथेनॉल मोर वॉलेटाइल है, इथेनॉल लेस वॉलेटाइल है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री सेल्सियस है उसको हम कह रहे हैं मोर वॉलेटाइल, क्योंकि वो थोड़ी सी हीट लेकर के वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और वेपर बन के निकल जाएगा, जिसको हम डिस्टिलेशन मतलब जिससे हम कंडेंस कर लेंगे, कंडेंसेशन करके वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या कर रहा है, हम बात कर रहे हैं कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर मिथेनॉल या इथेनॉल जो भी इसमें होकर के जाएगा उसकी स्पीड कम कर देगा, बहुत मुश्किल से ही उसको ऊपर जाने देगा। तो मिथेनॉल तो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल हो रहा है, वो वापस नीचे चला जाएगा, इसके चांसेस कम हैं। लेकिन इथेनॉल का अभी बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया है, अभी वो बॉईल नहीं हुआ है, अभी उसका वेपोराइजेशन नहीं हुआ है, अभी उसका इवेपोरेशन हो सकता है कि हो गया हो, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्लोज आ गया। तो हो सकता है कि कुछ इथेनॉल के पार्टिकल्स वेपर बन के ऊपर चले जाएं, लेकिन जब वो यहाँ जाएंगे तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम उनकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर देगा, ये आसानी से उसको ऊपर नहीं जाने देगा। बार बार बैरियर आएगा तो वो इथेनॉल अगर यहाँ चला भी जाएगा तो वो वापस टपक जाएगा उसी राउंड बॉटम फ्लास्क में जिसमें वो पहले था। तो जो लेस वॉलेटाइल लिक्विड है उसको फ्लास्क में ही रोकने के लिए हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया है। हाँ, एक बैरियर वाला कॉलम लगाया है जिससे कि वो लगातार सेपरेशन की प्रोसेस चलती रहे। यानी कि ऐसे दो मिसिबल लिक्विड्स हैं यहाँ पे जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट के बीच में गैप लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ लगा दिया हमने। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हमने फिर उसी तरह का डिस्टिलिंग हेड लगाया जिसमें हम यहाँ पे कंडेंसर और यहाँ पे थर्मोमीटर ऐड करेंगे। थर्मोमीटर के लिए भी हमारे पास एक होल्डर है, इसमें थर्मोमीटर लगा देंगे और यहाँ पर जो इसका आउटलेट है इससे एक वाटर कंडेंसर ऐड करेंगे। वाटर कंडेंसर को विद द हेल्प ऑफ अ स्टैंड यहाँ पे ऐड करेंगे। पहले के जैसे इसमें 2 ट्यूब भी लगेगी, इसको हम वैक्यूम अडेप्टर से ऐड करके इसमें भी हम जोड़ देंगे हमारा एक और दूसरा आरबी फ्लास्क या राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसमें हमको अपना मिथेनॉल इकट्ठा करना है आउट ऑफ द 2 मिथेनॉल एंड इथेनॉल जिनके बीच में गैप ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसे वैसे ही आइस बॉक्स में डालेंगे। कंडेंसर का प्रोसेस आप समझ ही गए हो, किस तरह से 2 पाइप्स 2 ट्यूब्स लगा करके एक तरफ से वाटर भेजा जाता है। जब वाटर भेजा जाएगा तो उसमें पानी भर जाएगा और ठंडा पानी ये होगा। ये ठंडा पानी कंडेंसर को ठंडा रखता है और गर्म होकर के दूसरी तरफ निकल जाता है, किसी भी तरह की हीट को एब्जॉर्ब करता है पानी। हाँ, तो
अब प्रोसेस वैसा ही है, आपने क्योंकि यहाँ पे मिथेनॉल है 65 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर सेट कर दिया है थर्मोमीटर की हेल्प से, और हम देखते हैं कि जब ये मिथेनॉल वेपर में कन्वर्ट होता है तो ये वेपर इसमें से होकर के धीरे धीरे यहाँ पहुँचते हैं, फिर यहाँ पहुँचते हैं। 65 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको रोक के रखा हुआ है, ये कंडेंस होकर के और दूसरे राउंड बॉटम फ्लास्क में इकट्ठा हो जाता है। इथेनॉल उधर क्यों नहीं आ पाया? इथेनॉल के साथ में भी ऐसा पॉसिबल था कि वो आ जाता, लेकिन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ने उसको दूसरी तरफ आने ही नहीं दिया, उसको बार बार वहीं गिरा दिया। तो द रोल ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम शुड बी वेरी क्लियर। जब एक बार मिथेनॉल पूरी तरह से निकल जाता है और आपको दिखता है कि अब कुछ और नहीं आ रहा है, तो हम इथेनॉल को भी इसी तरह से, अब तो अकेला इथेनॉल ही बचा, लेकिन हो सकता है कोई छोटी मोटी इम्प्योरिटी रह गई हो तो हम उसको भी इसी तरह से डिस्टिलेशन उसका भी कर देते हैं, मतलब उसे भी गर्म करते हैं। वेपराइजेशन देन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। जब आपने उसको 78 डिग्री सेल्सियस जो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट है, इस पर आप बॉईल करोगे तो वो पहले वेपर में कन्वर्ट होगा, फिर कंडेंसेशन होकर के वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो दिस इज हाउ two miscible liquids are separated from each other. The same thing can be done with water and ethanol also. वाटर एंड इथेनॉल वाले केस में यहाँ पे वाटर इकट्ठा होगा, हाँ, टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिया जाएगा। वाटर भी कभी कभी इथेनॉल के पीछे पीछे वेपर की फॉर्म में ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होने की वजह से वाटर वापस यहाँ पर गिर जाएगा। इट विल ड्रॉप बैक इनटू द राउंड बॉटम फ्लास्क एंड इथेनॉल विल सर्टेनली मूव टू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। वहाँ पे वो ठंडा होकर के कंडेंस होकर के और यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो इथेनॉल एंड वाटर या इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Fractional distillation. This is a very useful process जो कि हमें ऐसे लिक्विड्स को, ऐसे मिसिबल लिक्विड्स को अलग करने में हेल्प करती हैं जो कि अदरवाइज इजीली उनको अलग करना पॉसिबल नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता। तो इसको हम प्रैक्टिकली जो सबसे ज़्यादा जहाँ ये यूज़ होता है दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ यूज। दो इसके बड़े इंपॉर्टेंट यूजेज हैं। एक तो इसका यूज़ है जो पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी होती है, वहाँ पे अलग अलग पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अलग करता है। पेट्रोलियम आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, पेट्रोलियम का मतलब ज़मीन से निकाली गई चीज़ें जो कि जनरली फ्यूल्स की तरह से काम में आती हैं। इसमें आपका पेट्रोल भी होता है जिसको गैसोलिन बोलते हैं हम, या डीजल होता है, केरोसिन होता है, बिटुमिन होता है, कुछ गैसेस होती हैं ब्यूटेन जैसी जो कि हमारे एलपीजी की फॉर्म में हमारे घर में काम आती है। उसके अलावा नेफ्था भी होगा इसमें आपको पैराफिन भी मिल जाएगा, यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर, और उसको एक रिफाइनिंग टावर में जो कि एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर ही है, उसमें उस लिक्विड पेट्रोलियम जो होता है वो एक, उसको हम बोलते हैं ना ब्लैक गोल्ड, वो एक ब्लैक कलर का एक मिक्सचर है जिसको हम क्रूड बोलते हैं, क्रूड ऑयल। तो उसमें ये सब चीज़ें हैं। तो क्रूड ऑयल को ऐसे ही हीट करके और बारी बारी से अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग फ्रैक्शंस को अलग कर दिया जाता है ना। तो एक तो पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स को अलग करना इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और दूसरा इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक बात है सेपरेशन ऑफ द गैसेस इन एयर। एयर में जो गैसेस हैं उनको अलग अलग कर देना, वो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होता है। हालांकि उसका सेटअप जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, हम उसका भी वीडियो देखेंगे। इसका वीडियो वैसा ही है जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है। आपकी बुक में जो डायग्राम दिया गया है उसी तरह का एक सेटअप वीडियो की फॉर्म में मैं आपको दिखाता हूँ, और इसको हम समझ भी लेंगे कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। तो पहले तो इस सेटअप को समझो कि ये जो है ये यहाँ से एयर का इनलेट है, मतलब एयर यहाँ से अंदर भेजी जाएगी जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ वगैरह भी होती हैं जो कि फ़िल्टर हो जाएंगी। यहाँ पे उसको कंप्रेस किया जाता है, हाँ, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर डाला जाता है उसको, हाई प्रेशर, हाँ। और ये जो गैस
जो होती है, एयर जो है ये जब यहाँ आती है तो इसको यहाँ से ठंडा पानी इधर से निकल जाता है इधर, ऐसा ये कॉइल होते होते। तो ठंडा पानी वैसे ही है जैसे वहाँ पे भी एक तरफ से पाइप में ठंडा पानी डाल रहे थे, दूसरी तरफ से निकाल रहे थे। क्यों निकाल रहे थे? कि जो भी गैसेस हैं उनको हाई प्रेशर में रख के, हमको हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में रख के, कितना लो टेम्परेचर, अप्रॉक्सीमेटली -200 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं हम इसको। और अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर दिस मिक्सचर कन्वर्ट्स टू लिक्विड। हाँ, इसको पहले लिक्विड एयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये लिक्विड एयर -200 डिग्री सेल्सियस में आने से पहले -178 डिग्री सेल्सियस के करीब यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन का एग्जांपल है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना थोड़ा, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल गेट कन्वर्टेड टू ड्राई आइस अपॉन कूलिंग 0 डिग्री सेल्सियस से। सोचो आप ठंडा करते 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 -200 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हो, बीच में इसका पॉइंट ऑफ सब्लिमेशन आ गया -178 डिग्री सेल्सियस, उस पर ये अपने आप ही सॉलिडिफाइड आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसको निकाल लेंगे यहाँ से। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो हटा दिया, बाकी चीज़ें जिसमें नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, और बाकी छोटी मोटी बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स तो यही हैं। तो ये लिक्विड एयर जो है ये एक इजेक्शन जेट के थ्रू भेजी जाती है, और फिर हम उनको हीट देना शुरू करते हैं इन सच अ वे कि नाइट्रोजन सबसे पहले, फिर आर्गन। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है 196 डिग्री सेल्सियस माइनस का, और उससे थोड़ा ही ज़्यादा आर्गन का है -186 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उनके बीच में एक जो गैप है बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत कम है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली एक फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर का यूज़ कर रहे हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हमको पहले नाइट्रोजन फिर आर्गन को बाहर निकाल लेना है, और जो बच गया है उसमें मोस्टली ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, तो हम इसको ऑक्सीजन को, लिक्विड ऑक्सीजन को इस तरह से इकट्ठा रखते हैं, और इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं एट दिस टेम्परेचर। इसका एक फ्लो चार्ट भी है जो हम आपकी बुक में से देख लेंगे बाद में। पहले आप देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एयर आ रही है, प्रेशर हो रहा है, पानी इधर से जाके उधर जाके इसको ठंडा कर रहा है। अब ये लिक्विफाइड एयर जो है ये यहाँ पर इस तरह से सेपरेट हो रही है कि वहाँ पे ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में मिल रही है। तो एक फ़िल्टर के थ्रू एयर अंदर आई, इम्प्योरिटीज़ साफ़ हो गई, एयर अंदर आएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर में ये एयर अभी हॉट, मतलब आपने गर्म नहीं किया लेकिन बाहर से गर्म ही आई है, इसको अब आप ठंडा कर रहे हो। वाटर इन वाटर आउट, ठंडा पानी। कोल्ड कंप्रेस्ड तो पहले हो गई थी, कोल्ड अब हो गई। कोल्ड कंप्रेस्ड एयर जो है वो जब यहाँ पहुँचती है तो एक सेपरेटर की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड आउट एज ड्राई आइस हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट करने के बाद जो लिक्विड मिक्सचर आता है वो एक्सपेंशन जेट के थ्रू लिक्विड एयर यहाँ पे पहुँचती है। नाइट्रोजन सब यहाँ पे एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम हमें मिल गया। नाइट्रोजन सबसे पहले आउट होती है, आर्गन उसके बाद आउट होती है, और फिर थर्ड नंबर पर हमको ऑक्सीजन यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में मिल जाती है, जिसे आप लिक्विड फॉर्म में भी इकट्ठा कर सकते हो और आप इसको यूज़ कर सकते हो। जब आप लिक्विड फॉर्म में लिक्विड ऑक्सीजन को इकट्ठा करोगे तो ऑब्वियसली उसे लिक्विड फॉर्म में ही अंडर प्रेशर आप उसको लिक्विफाइड फॉर्म में ही इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट करोगे, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल्स में जो लिक्विड एयर यूज़ होता है वो भी इस तरह से बनता है, और जो इंडस्ट्रीज़ में बनता है वो, हालांकि दोनों की फाइनल प्रोसीजर्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन ये हमारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी काम आता है और मेडिकल एप्लीकेशंस में भी काम आता है। ये आपका एक बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, ये चीज़ आपकी बुक में भी दिखाई गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि बुक में हमें क्या क्या दिखाया गया है जो हमने आज पढ़ा है। सबसे पहले तो हमने देखा
कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। तो हमारा एक ये वाला जिसको हम सिंपल डिस्टिलेशन बोलते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे एसीटोन एंड वाटर के मिक्सचर की बात की, हमने यहाँ पे थर्मोमीटर लगाया, इस मिक्सचर को हीट किया, यहाँ से एसीटोन हमने इसको 56 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्योंकि जाने ही नहीं दिया, तो ये वेपर की फॉर्म में जब यहाँ आया लिक्विफाई हो गया और ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो जब वो यहाँ इकट्ठा हो गया तो वाटर यहाँ पे क्यों रह गया, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अभी अचीव नहीं हुआ। आपने अभी उसको इतना गर्म नहीं किया कि 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो जाए। आप उसको हीट कंट्रोल करके देते हो, और हीट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास थर्मोमीटर है। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन इस तरह से हो जाता है। फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए हमको यहाँ पे एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, यहाँ पे थोड़ा अलग तरह का फ्रैक्शनेटिंग कॉलम दिखाया गया है, जिसमें हम एक सिलेंड्रिकल ट्यूब में मार्बल्स भर देते हैं, है ना। मार्बल आता है, ग्लास मार्बल्स बच्चे खेलते हैं जिससे, तो वो यहाँ पे लगा दिया गया। वो भी इक्वली इफ़ेक्टिव है, उसमें से भी कोई भी वेपर इजीली बाहर नहीं निकल पाएगा, वो एक बड़ा अच्छे बैरियर का काम करेगा। तो जब थर्मोमीटर, कॉक, यहाँ पे हमारा कंडेंसर है, वाटर कंडेंसर में एक तरफ से कोल्ड वाटर इन, वाटर आउटलेट आपने एक्चुअली देख लिया कैसा होता है, और इसमें से होकर के जब ये वेपर्स जाते हैं तो लिक्विड कंपोनेंट यहाँ पे आ जाता है। हमने कहा कि मीथेनॉल इथेनॉल अलग करेंगे तो मीथेनॉल यहाँ पे आएगा, इथेनॉल और वाटर अलग करेंगे तो एट 78 डिग्री सेल्सियस इथेनॉल यहाँ पे आएगा। अब इसके एक्चुअल एप्लीकेशन में दो बातें, एक तो हमने कहा कि ये पेट्रोलियम में यूज होता है, और ये आपका फ्लो चार्ट है, जिसमें आप एयर को अलग करोगे बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एयर के कंपोनेंट्स को अलग करोगे, और देखो कि एयर जो है सबसे पहले कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। फिर दूसरी क्या बात कि अब ये लिक्विड एयर बन गई, तो जो लिक्विड एयर बन गई उसको हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करना है। अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। जब आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में स्लोली वार्म करोगे तो धीरे धीरे एक एक करके तीनों कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे। नाइट्रोजन विल गेट सेपरेटेड एट -196 डिग्री, जो कि 78.1% है बाय वॉल्यूम। सेकेंड नंबर पे आर्गन, जो कि वॉल्यूम के हिसाब से बहुत कम है, <1%, लेकिन स्टिल दूसरे गैसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अलावा थर्ड कंपोनेंट जो है वो आर्गन है, -186 डिग्री पे सेल्सियस पे, और ऑक्सीजन -186 डिग्री सेल्सियस पे अलग किया जा सकता है। If we want oxygen gas from air, we have to separate out all the other gases present in the air. The air is compressed by increasing the pressure, and then it is cooled by decreasing the temperature. So increasing the pressure and decreasing the temperature to get liquid air. हमको चाहिए liquid air. Liquid air जो है that is a combination of various miscible liquids, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड आर्गन और लिक्विड ऑक्सीजन मेन कंपोनेंट्स हैं, जिनको उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अलग किया जाता है। हाँ, एंड वी गेट लिक्विड ऑक्सीजन। दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो व्हाट वी आर यूजिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट्स so that they can be, हमने कहा था कि physical properties of the constituents of a mixture are separated according to जो भी उनका important उसकी जो भी property है, यहाँ पे हम boiling points को use कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो अभी देखा था वो ये देखा था, आप ये डायग्राम भी याद कर लें, कभी कभी पूछा जाता है। हमने कहा यहाँ पे फिल्टर है,
गैस जो है वो इस फिल्टर के थ्रू अंदर आई, यहाँ पे अंडर प्रेशर एयर है। अब ये अभी तक तो हॉट एयर थी, लेकिन यहाँ पे आपने फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इसके अंदर इस तरह से भर दिया है। हाँ, तो जब आप इसमें कोल्ड वाटर भर दोगे तो ये इस सब एयर को ठंडा कर देगी। अब कोल्ड एंड कंप्रेस्ड एयर जो है वो इस सेपरेटर में आएगी। सेपरेटर में कार्बन डाइऑक्साइड एज ड्राई आइस बाहर निकल जाएगी और बाकी जो लिक्विड एयर है उसको एक्सपेंशन जेट की हेल्प से हम इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में ऐड कर देंगे, एंटर करवा देंगे, जिसमें स्लोली वार्म अप करने पर नाइट्रोजन विल आउट एट -196 डिग्री सेल्सियस, argon will out at -186 degrees Celsius and oxygen will be collected in liquid form which will be used according to the requirement. इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये ही जो हमने अभी देखा था, ये वाला फ्लो चार्ट जो है इसमें हम सबसे ऊपर एयर लिखते हैं, फिर कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर लिखते हैं तो लिक्विड एयर हो जाता है। अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, और फिर ये वाला टेबल जिसमें नाइट्रोजन, आर्गन एंड ऑक्सीजन तीनों के रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड आर्गन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। तो ये फ्लो चार्ट जो है ये आपसे पूछा जाता है, इसको पूरा रट लो अच्छे से ड्रॉ करके। ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है, सिर्फ इतने से काम के आपको पूरे 3 मार्क मिल जाएंगे। हाँ, बहुत इजी टू स्कोर है। आसान है ये काम। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के फ्रैक्शंस को अलग करने के काम भी आता है। To separate a mixture of 2 or more miscible liquids for which the difference in boiling points is less than 25 Kelvin, fractional distillation process is used. For example, for the separation of different gases from air, ये बात आपने देखी ली, different fractions from petroleum products etc. ठीक है, ये इसका अदर यूज़ आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि एनी अदर यूज़ अदर देन द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, तो आप ये बता दोगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब हमने जो सेपरेशन मेथड्स जितने भी थे आपकी बुक में वो सारे पढ़ लिए हैं। क्या क्या पढ़ लिया हमने सिंपल फिल्ट्रेशन से लेकर के हमने क्रिस्टलाइजेशन वर्सेस इवापोरेशन और वेपोराइजेशन, देन सब्लिमेशन, देन सेंट्रीफ्यूगेशन, देन हमने सेपरेशन फनल भी यूज़ कर लिया, हमने डिस्टिलेशन भी देख लिया। सब तरह के हमने मेथड्स यूज़ करके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के हिसाब से उनको अलग करना सीख लिया। अब हमको 2 चीज़ें केवल इस चैप्टर से चाहिए। एक तो जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस किया है उनमें सब्सटेंसेस की फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस के हिसाब से हम बात करना चाहते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स में क्या क्या खास हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, खास करके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, हाउ आर कंपाउंड्स डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स के एग्जाम्पल, एंड द डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर्स वर्सेस कंपाउंड्स इन अ टेबुलर फॉर्म। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात तो हमको ये सीखनी है, और दूसरी बात जो हमको सीखनी है फाइनली, दैट इज़ हम वाटर कैसे क्लीन करते हैं। हाँ, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट जो होता है या वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम होता है वो एक्चुअली किस तरह से काम करता है। ये 2 बातें बचती हैं हमारी। तो जो एलिमेंट्स वर्सेस कंपाउंड्स वाली बात तो चलो बहुत अलग है, तो हम अलग से ही करेंगे। जो ये है इसको आप समझें कि फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस
द वाटर इज़ टेकन टू अ रिजर्वायर। जैसे कि आपका किसी रिवर से वाटर आपके सिटी में सप्लाई होने के लिए आता है, तो उसको रिजर्वायर में इकट्ठा कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पाइप। सबसे पहले वो जाता है सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक में उसको छोड़ दिया जाता है थोड़े टाइम के लिए, सो दैट द हैवी इम्प्योरिटीज़ गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक। यहाँ पे जो लाइट इम्प्योरिटीज़ के साथ में जो वाटर बचता है उसको आगे भेज दिया जाता है। कहाँ पे? लोडिंग टैंक में। लोडिंग टैंक में एलम रखा हुआ होता है, तो जो लाइट इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये एलम उसको हैवी बना करके सेटल कर देता है, और फिर ये चला जाता है फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक में देखो क्या है, सबसे ऊपर है फाइन सैंड, उसके नीचे है ग्रेवल, सबसे नीचे है कोर्स ग्रेवल। ग्रेवल होता है ना, पत्थर होते हैं जो, तो ग्रेवल जो कि नॉर्मल छोटे पत्थर, और कोर्स ग्रेवल मतलब बड़े साइज़ के पत्थर, सबसे ऊपर फाइन सैंड, और इनमें कभी कभी कोल भी डाल दिया जाता है। इस तरह का एक फिल्ट्रेशन टैंक होता है। तो वाटर इस पर ऊपर से डाला जाता है और वो फिल्टर होके नीचे से निकलता है और चला जाता है क्लोरीनेशन टैंक में। क्लोरीनेशन टैंक में उसको ब्लीचिंग एजेंट या ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन के साथ एक्सपोज किया जाता है, जिसकी वजह से वो उसमें जो बैक्टीरिया बच गए हैं, अब तक क्या हो गया है, हैवी इम्प्योरिटीज़ यहाँ निकल गई, लाइट इम्प्योरिटीज़ यहाँ निकल गई, फिर भी कुछ बच गया तो वो फिल्ट्रेशन में निकल गया। अब क्या, अब केवल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर यहाँ मिलेगा तो क्लोरीन जो कि एक डिसइंफेक्टेंट है वो उनको किल कर देती है, और फिर प्योर वाटर इज सप्लाइड टू होम। ये भी डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें जो लेबल है वो लेबल भी लगाना है, कभी कभी बड़ा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम बात करेंगे मैटर के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। हम बात करेंगे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड, एंड देन हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द मिक्सचर्स। वैलिड क्वेश्चन है कि कंपाउंड्स में भी 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइंड होते हैं और मिक्सचर में भी 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइंड हो सकते हैं, तो फिर दोनों अलग अलग क्यों हैं, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द टू, ये भी आपका एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सारे सेपरेशन मेथड अच्छे से पढ़ लें, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें, और कल की क्लास के लिए अपने आप को तैयार कर लें। थैंक यू।